नमस्कार। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपके मुद्दे में बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। बीजेपी आलाकमान सीटों पर मंथन कर रहा है। खबर है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर नाम फाइनल भी हो चुके हैं। आज की इसी खास पेशकश में बात करेंगे कि किस तरीके के समीकरण इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, कौन टिकटों की दावेदारी में आगे है तो कौन इस वक्त पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन जारी है। टिकटों को लेकर दिल्ली में मंथन भी हो चुका है। अब नजरें मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर हैं, जिसे लेकर माना जा रहा है कि इस बार नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कौन कहां से दावेदार? टिकट की रेस में कौन सबसे दमदार? टिकट के फॉर्मूले का क्या होगा आधार? फिर मिलेगा मौका या नए चेहरों पर एतबार? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बस औपचारिक ऐलान बाकी है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटें भी शामिल हैं। दिल्ली में गुरुवार 29 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। खबर है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर दावेदारों के पैनल तैयार हो चुके हैं। चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में। इसलिए हम सब मिलकर के केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्याशी तय करेगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर में नए चेहरे हो सकते हैं। जबलपुर और इंदौर में तो चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा या भोपाल की सीट दी जा सकती है। भोपाल से नरोत्तम मिश्रा, आलोक शर्मा और सुमित पचौरी के नाम की भी चर्चा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना या ग्वालियर से मैदान में उतर सकते हैं। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो के बजाय छतरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को सागर से टिकट दिया जा सकता है। किसी को भी टिकट देंगे और वो जीत जाएगा तो वो निश्चित तौर पर जो फ्यूचर लीडरशिप है उसको भी इसमें कहीं ना कहीं एक डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कुछ सीटों पर बिल्कुल फ्रेश चेहरे आए। और जो है ये भी हो सकता है कि जो लोग जो बड़े चेहरे हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान है या कोई ऐसे चेहरे हैं उनको भी चर्चा तो चली रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम ऐसा है कि इनको कह सकते हो आपकी बिल्कुल नया चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अभी तो राज्यसभा में है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लोगों को हो सकता है कि स्थिति ऐसी बन जाए कि कई नाम नए हों, लोगों को लगे कि ये तो उम्मीद भी नहीं की थी और चर्चा में भी नहीं था। शिवराज सिंह चौहान की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं। 2014 के बाद से ये बात हो रही है कि वो लोकसभा में चले जाएंगे, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो 24 में भी वहीं के वहीं हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी सहमति भी ज़रूरी है और पार्टी को एक कोई एश्योरेंस तो होगा कि भाई आपका सेंट्रल पॉलिटिक्स में आप आएंगे तो फ्यूचर आपका इस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ भी वही फार्मूला लागू होता है, दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए, उसके बाद ही फैसला होगा कि वो भोपाल से लड़ना चाहेंगे कि विदिशा से। उनको विदिशा में भी कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर बीजेपी का ही कब्जा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इन 28 में से 21 सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 5 सांसद जीते थे, जबकि 2 को हार का सामना करना पड़ा था। इन 7 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती है। इनके अलावा 14 और सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। केवल एक नाम अभी चर्चा में है, नरोत्तम मिश्रा जी का, लेकिन चुनाव तो किसी को भी लड़ाया जा सकता है। यदि कास्ट इक्वेशन, रीजन इक्वेशन में कोई चीज़ है तो एक बार चुनाव हारना, 2 बार चुनाव हारना राजनीति में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। और ये तो कोई क्राइटेरिया पार्टी ने बनाया नहीं है कि हार गए तो आपको टिकट नहीं देंगे।
इसलिए जो हार गए हैं उन्हें भी मौका मिलेगा यदि नीचे से जो रायशुमारी में उनका नाम आया होगा, क्योंकि पार्टी ने काफ़ी कवायद की है, कई स्तर पर नाम इकट्ठे किए हैं, कार्यकर्ताओं की सहमति ली है। तो यदि सहमति में उनका नाम किसी का होगा हारे हुए मंत्रियों का, तो निश्चित तौर पर उसे टिकट मिलेगा। बीजेपी की रणनीति इस बार नए और युवा चेहरों को मौका देने की है। बीजेपी को लग रहा है कि माहौल उसके पक्ष में है, लिहाजा इस बार पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा सकती है। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है। 3 से अधिक बार के सांसदों को कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिशन 29 पर काम कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बावजूद बीजेपी की 10 लोकसभा सीटों पर बढ़त कम हो गई। अब की बार ये 10 सीटें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हैं। मिशन 29 के लिए बीजेपी की रणनीति। मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या है चुनौती? जी हां, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी चुनावी चौसर बिछाने में जुटी है, लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं है और बीजेपी खुद भी इससे अनजान नहीं है। दरअसल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बेशक बीजेपी 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई हो, लेकिन कई विधानसभा सीटों में उसका वोट बैंक भी खिसका। आंकड़ों का पोस्टमार्टम करे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी। इन सीटों के आधार पर बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर पिछड़ गई है। छिंदवाड़ा लोकसभा के तहत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हार गई थी। इसी तरह मुरैना की 5, भिंड की 4, ग्वालियर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। टीकमगढ़ की 3, मंडला की 5, बालाघाट की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी थी। वहीं रतलाम की 4, धार की 5 और खरगोन लोकसभा के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी। विधानसभा सीटों पर मिली हार के आधार पर बीजेपी एमपी की 29 में से 10 लोकसभा सीटों पर पिछड़ गई। हालांकि कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसके आंकड़े बता रहे हैं कि यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। एमपी की 5 लोकसभा सीटों को बीजेपी सबसे सुरक्षित मान रही है। इन 5 लोकसभा सीटों की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 2023 के चुनाव में जीत मिली है। इनमें खजुराहो, होशंगाबाद, देवास, इंदौर और खंडवा लोकसभा सीट है। 7 लोकसभा सीट ऐसी है जहां बीजेपी को सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर हार मिली। इनमें सागर, दमोह, रीवा, सीधी, जबलपुर, विदिशा और मंदसौर लोकसभा सीट है जहाँ की सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। देखेंगे तो कुछ लोग ऐसा है कि चाहते हैं कि वापस लोकसभा का चुनाव लड़ें और केंद्र में मंत्री बन जाए, क्योंकि वहाँ भी सरकार बनने की संभावना है। राज्य के मंत्री बनने से बेहतर है कि केंद्र में आप पूरे देश में आपको मौका मिलता है काम करने का। तो ऐसा भाव भी कुछ नेताओं का है। बहरहाल ये तो बात हुई मध्य प्रदेश में बीजेपी के मजबूत और कमजोर पक्ष की। अब जानते हैं कि मिशन 29 की राह में आ रहे रोड़े को दूर करने के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है। जानकारी के मुताबिक एमपी में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले वर्ग में उन सीटों को रखा है जिन्हें सेफ जोन में माना गया है। दूसरे चरण यानी दूसरे वर्ग में उन सीटों को रखा है जिनमें मजबूत चेहरा तय करना पड़ेगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 16 सीटों को पहले चरण में रखा है। इन सीटों पर पार्टी पिछले कई चुनावों से लगातार जीत हासिल कर रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, विदिशा, दमोह, ग्वालियर, सीधी, सतना और मुरैना पहली श्रेणी में रखी गई है। दूसरी श्रेणी की सीटों में खंडवा, मंडला, उज्जैन, रीवा, टीकमगढ़ और शहडोल हैं। भिंड, गुना, मंदसौर, रतलाम, धार, राजगढ़ और छिंदवाड़ा को भी दूसरी श्रेणी में ही रखा गया है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट को छोड़कर सभी 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कई सीटों पर पार्टी के हार जीत में अंतर रहा था। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जबकि यहां सभी सीटों पर बूथ कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि इन सीटों पर प्रत्याशी मजबूत होने चाहिए जो पार्टी को जीत दिलाने में सक्षम हो। टीम न्यूज़ स्टेट।
पर हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ऐसा लग रहा है क्या विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, और क्या ये माना जाए कि 50% से ज्यादा में नए चेहरे इस बार देखने को मिल सकते हैं तमाम सीटों पर? बेशक लोकेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक अंदाज़ा है। और ये अंदाज़ा इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के काम करने की फितरत इसी तरह की होती है। बीजेपी हर काम जीतने के लिए करती है, अपना ज़मीन कभी छोड़ती नहीं है। फील्ड पर उसने काम तब से शुरू कर दिया था जब चुनाव की आहट भी नहीं थी। विधानसभा चुनाव से पहले ही लगने लगा था कि ये केवल विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं है, बल्कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के हिसाब से अपने मोहरे बिठाने शुरू कर दिए हैं। पोलिंग बूथ पर तो पहले ही तैयारी थी, उनके कार्यक्रम तय है, मतदाताओं से कैसे संपर्क करना है, कैसे सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना है। और सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है, जैसे राम मंदिर जैसी उपलब्धि या 370 जैसी उपलब्धियां हैं, ये जनता तक कैसे पहुंचाना है और जनता इनको अपनी उपलब्धि माने, इस रणनीति पर, इस मनोवैज्ञानिक रणनीति पर काम करना शुरू किया बीजेपी ने और आसानी से विधानसभा चुनाव जीत ली। यही रणनीति लगभग फील्ड पर रहेगी। लेकिन जो अहम बात है कि अगर यदि किसी सांसद के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी नज़र आती है तो बीजेपी अब वो अपना रसूख बना चुकी है जिसमें वो अपना चेहरा बदल भी देगी तो कोई बगावत नहीं होगी, विरोध के कोई स्वर पार्टी में नहीं होंगे, बल्कि हंसी खुशी खुद इस फैसले से नाराज़ लोग भी इस फैसले का स्वागत करेंगे और बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे। ऐसा बीजेपी ने माहौल ऑलरेडी बना दिया है। तो अब यदि बीजेपी चेहरे बदल भी देती है, जिन सांसदों के खिलाफ में थोड़ी बहुत भी नाराज़गी है, और जीत के लिए अगर सांसद का चेहरा बदलना ज़रूरी है, नए चेहरे को दिखाकर उम्मीद की नई किरण जनता तक पहुँचानी है या उनको एहसास दिलाना है उम्मीद की नई किरण का, और उसके लिए अगर नए चेहरे की ज़रूरत पड़ेगी तो बीजेपी अकेली इस देश की ऐसी पार्टी बनकर अब आज़ादी से अब तक ऐसी उभर कर सामने आई है जो जिस उम्मीदवार को खड़ा कर देती है उसमें उम्मीद की किरण नज़र आती है और उसमें किसी तरह का विरोध, किसी तरह की कोई नाराज़गी जैसी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो बीजेपी अब इस कदम पर चूँकि आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए यदि बीजेपी को नज़र आता है कि कहीं चेहरा बदलना है तो वो कतई इससे संकोच नहीं करेगी और आगे बढ़कर नया और चमकता दमकता उम्मीद वाला कोई चेहरा सामने लाकर रख देगी। और ऐसे उदाहरण पेश पहले भी हुए हैं, चाहे राज्यसभा उम्मीदवार हों, चाहे विधानसभा के उम्मीदवार हों। कई दफ़ा लगा कि बीजेपी ऐसे रिस्क आखिर क्यों ले रही है, लेकिन जब बीजेपी को कामयाबी मिली, कार्यकर्ताओं ने खुलकर काम किया, जनता ने साथ दिया, तो बीजेपी को जीत हासिल हुई है। विधानसभा में यह प्रयोग सफल रहा है तो लोकसभा में इस प्रयोग का दोहराया जाना बिल्कुल ठीक रहेगा और बीजेपी इस कदम को उठा सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है, पार्टी के नेता भी इस बात में तैयारी है, अंदर खाने इस बात पर भी चर्चा है कि अगर 15 से ज़्यादा चेहरे अगर बदल भी दिए जाएंगे तो इसमें कहीं कोई नाराज़गी नहीं होगी, बल्कि कार्यकर्ता खुलकर काम करेगा, क्योंकि वो देश में किसी एक बीजेपी की सरकार को चाहता है, मोदी के चेहरे को चाहता है। ये माहौल पहले बना दिया गया है रणनीतिक तौर पर, अब ज़मीन पर काम किया जा रहा है। संगठन इतना मजबूत है कि चेहरा कोई भी रहे, जनता को बीजेपी को वोट देना है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में किसी सांसद को चेहरा कतई नहीं बनाया गया है। यहाँ पर चेहरा के अकेले मोदी होंगे। मध्य प्रदेश के ये बड़ा दिलचस्प है कि क्या फिर कोई ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं जो अभी उतने हाईलाइटेड नहीं है, बहुत लो प्रोफाइल है। हमने कई नेताओं को देखा भी है कि वो एक लहर के अंदर जीत कर आए और अब अच्छा भी कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका संदीप जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सिंधिया, ग्वालियर और गुना फिर चर्चा में हैं। दरअसल खबर यह है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो सीट ग्वालियर होगी या गुना, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। फिर चर्चा में ग्वालियर और गुना, कहां से चुनाव लड़ेंगे सिंधिया? जी हां, लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं, उनमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरा नाम विधानसभा चुनाव हार चुके आदिवासी नेता
और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का माना जा रहा है। सिंधिया को बीजेपी एक बार फिर उनकी परंपरागत सीट गुना से मैदान में उतार सकती है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की, किंतु ग्वालियर चंबल संभाग में उसका परफॉर्मेंस अन्य क्षेत्रों की तुलना में उतना बेहतर नहीं रहा, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे इलेक्शन कैंपेन को इस रीजन में पार्टी की तरफ से हैंडल कर रहे थे, यानी ये कहें कि लीड कर रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे लीडर स्वयं एक चुनाव में फंसे हुए थे। सिंधिया की इस बार ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा ज्यादा थी, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार ग्वालियर क्षेत्र में फोकस कर रहे थे। यहाँ उन्होंने हर जाति के सम्मेलन कराए थे और 500 करोड़ की लागत से नया एयर टर्मिनल बनवाने के साथ साथ अनेक विकास प्रोजेक्ट भी ग्वालियर लेकर आए थे। ग्वालियर सीट से उनके पिता माधवराव सिंधिया कई बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 2019 में गुना में हारने के बाद उनका वहां से मन हट गया था। लेकिन अब इसमें भी ट्विस्ट आता दिख रहा है। एक अनुमान ये भी है कि सिंधिया ग्वालियर के बजाय गुना से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ग्वालियर या गुना किस सीट से पार्टी उनको उतार सकती है? ग्वालियर में उनको कहीं ना कहीं पार्टी की मूल लोग, जो पुराने लोग हैं, जिनमें नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया भी दावेदार है, ऐसे में उनका टिकट ना देकर ज्योतिरादित्य को उतारना, या फिर गुना में केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य को उतारना। पिछले 2019 में भले ही वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन यादव वोटर्स का उनसे दूर होना एक बड़ा कारक माना जाता है हार का। अगर अगले चुनाव में भी ऐसा कुछ हुआ तो उनके लिए वहां जीत आसान नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि सिंधिया गुना से चुनाव लड़ेंगे तो मौजूदा सांसद केपी यादव कहां जाएंगे, और इससे भी बढ़कर कि अगर सिंधिया गुना से उतरते हैं तो इसके पीछे फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो जानकारों की माने तो गुना संसदीय सीट सिंधिया परिवार की परंपरागत सीट है। 1952 से दल कोई भी रहा हो, लेकिन गुना में जीत उसी को मिली है जिसे महल का समर्थन मिला। गुना से राजमाता विजय राजे सिंधिया सांसद रही। 1972 में जनसंघ के टिकट पर माधवराव ने गुना से ही अपने पॉलिटिकल करियर का डेब्यू किया था। 1977 और 1980 में कांग्रेस की टिकट पर फिर माधवराव सिंधिया गुना से जीते थे। इसके बाद 1999 में भी माधवराव सिंधिया गुना लोकसभा सीट से जीते थे। माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद 2001 के उपचुनाव में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद 2004, 2009 और 2014 से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से जीतते रहे। हालांकि 2019 में मोदी लहर में सिंधिया को अपने ही पुराने सहयोगी केपी यादव से करारी शिकस्त मिली। पार्टी सोर्सेज यही कह रहे हैं कि अगर ज्योतिरादित्य चुनाव लड़ते हैं तो उनको गुना से ही टिकट दिया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर की जगह भोपाल से भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहां प्रज्ञा सिंह का टिकट काटने के बाद हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे जो इस समय प्रदेश की राजनीति में दिखते हैं नरोत्तम, उनको भी वहां लाया जा सकता है। फिलहाल सिंधिया का राज्यसभा कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि सिंधिया लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि सिंधिया की सीट कौन सी होगी, इस सस्पेंस से पर्दा हटना अभी बाकी है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़ गए हैं। तो विनोद, क्या परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं ग्वालियर की? सिंधिया के चुनाव लड़ने की कितनी उम्मीदें हैं वहां से? देखिए, अगर हम ग्वालियर की बात करें लोकेंद्र, तो ज्यादातर सिंधिया समर्थक और सिंधिया तो यही चाहते हैं कि उनको ग्वालियर से लोकसभा का टिकट दिया जाए, क्योंकि इसकी एक सबसे मूल और बड़ी वजह यह है लोकेंद्र कि सिंधिया जहां भी जाते हैं, चाहे वो गुना से चुनाव लड़े, तो उनके साथ ग्वालियर की ही टीम जाके काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंधिया समर्थक अगर कोई किसी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उनकी पूरी ग्वालियर की फौज उतर जाती है। तो सिंधिया का जो मूल गढ़ है, जो मूल स्थान है, वो ग्वालियर ही है। गुना तो वो केवल इसलिए चले गए क्योंकि राजमाता के बाद माधवराव सिंधिया और माधवराव सिंधिया के निधन के बाद सीट खाली हुई, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सहानुभूति में एक बड़ी विजय वहां से मिली थी। हालांकि गुना से भी वो लगातार 4 बार सांसद रहे। 19 में वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कसक गुना की भी है कि गुना की जनता ने आखिर उन्हें कैसे हरा दिया, इस पर वो खुद भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जरूर देखा गया है स्पेसिफिक ग्वालियर या गुना की परिस्थिति किसकी स्ट्रांग ज्यादा आपको लगती है?
देखिए मैं बताऊं कि अभी पिछले कुछ सालों से लोककेंद्र जातिवाद चुनाव में ज्यादा हावी हो गया है, तो उस लिहाज से देखें तो गुना सिंधिया के लिए कमजोर सीट मानी जा रही है क्योंकि यादव बड़ा वोट बैंक है जो पिछली बार सिंधिया को नहीं मिला और इसीलिए वो चुनाव हार गए। ग्वालियर में मराठा वोट है, सिंधिया है, सिंधी वोट है, ब्राह्मण वोट है और इसके अलावा अन्य जातियों का ऐसा वोट है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना महाराज मानते हैं। ऐसे में वो वोटर आंख बंद करके सिंधिया परिवार पर वोट सालों से देता देखना आ रहा है कि तो अब क्या उस स्थितियां लिहाज से बनती काफी हैं यहाँ पर। महत्वपूर्ण है। बहरहाल बहुत अहम समीकरण है ग्वालियर के बीच। शुक्रिया आपका विनोद, जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। खबर है कि इसमें से 6 सीटों पर मोहर भी लग गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों की माने तो 11 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी किसी भी समय प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी उम्मीदवारों को लेकर बड़ा हिंट दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि किसी भी वक्त नाम सामने आ सकते हैं। कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार कर। और रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, कब तक उम्मीद है लिस्ट आने की? देखिए जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला चला है उस हिसाब से माना ही जा रहा है कि आज रात तक या कल सुबह जो है भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 3 से 4 सीटों पर लगभग तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। दुर्ग लोकसभा सीट जहां से सांसद विजय बघेल हैं, उनका नाम चर्चाओं में सबसे आगे है। विजय बघेल वही नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टक्कर दी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सरोज पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेताओं में उनका नाम आता है। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में वो शामिल हैं। ऐसे में उनका नाम कोरबा लोकसभा से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट से संतोष पांडे का नाम प्रबलता से दावेदारों की सूची में बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कई बड़े नाम हैं। अब देखना यही है कि किसके नाम पर मोहर लगती है। तमाम दिग्गज अपनी दावेदारी फिलहाल यहां पर जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प लड़ाई है लोकसभा की और अब धीरे धीरे टिकटों को लेकर भी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लगातार कवरेज इलेक्शन को लेकर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।